हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। पहला सवाल है कोपन क्लासिफिकेशन से एसोसिएटेड ड्राई क्लाइमेट। अब तीनों ऑप्शंस देखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं, लेकिन पहले बेसिक्स से पॉइंट्स देखते हैं। अब वो कह रहे हैं लो लैटिट्यूड्स में ये सब ट्रॉपिकल हाई वाले जोन से एसोसिएटेड है, जहां पे सब्सिडेंस होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है, जिससे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही। और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जहां पे कोल्ड करंट होगी, पर्टिकुलरली ओवर ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दे एक्सटेंड मोर इक्वेटरवर्ड्स एंड अकर ऑन द कोस्ट लैंड। मिडिल लैटिट्यूड्स में ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड रहते हैं, जहां पे मैरिड ह्यूमिड विंड्स बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती। तो यहां कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पूरा जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहां पर 2 स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट है। अब बेसिक बात करते हैं। जब भी मैं ड्राई क्लाइमेट की बात कर रही हूं एज पर कोपन क्लासिफिकेशन, यानी ड्राई यानी बहुत ज्यादा रेनफॉल तो नहीं है, तो मैं अगर बेसिक्स की बात करूं तो मुझे उन कंडीशंस की बात करनी पड़ेगी जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वार्म कंडीशंस की बात करूं, लो प्रेशर की बात करूं, तो हवा ऊपर जाती है, बादल बनते हैं, बारिशें होती, यानी ऐसी कंडीशंस रेनफॉल के लिए बढ़िया है। वहीं अगर मैं कोल्ड कंडीशंस की बात करूं या हाई प्रेशर का रेफरेंस लूं, यहां पे हवा चुपचाप सबसाइड करती है, यहां बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं हो रही। तो बेसिकली मुझे वही कंडीशंस तो देखनी है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है, तभी तो ड्राई क्लाइमेट्स का रेफरेंस है। अब ऑफ कोर्स लैटिट्यूड्स आपको याद करने पड़ेंगे, पर बेसिक समझिए। वो कह रहे हैं यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई का रेफरेंस है। एनसीईआरटी की इमेज देखिए, सब ट्रॉपिकल हाई। द मोमेंट आई सेड हाई प्रेशर, मुझे पता है हवा चुपचाप सबसाइड कर रही है, रेनफॉल तो बहुत ज्यादा नहीं हो रही, तभी आप देखिए सबसाइड हो रही है हवा। सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का भी रेफरेंस है। अब देखिए बेसिक समझते हैं। जब भी हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करते हैं, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटता है, यानी यहां से ऊपर गए और कूल, और ऊपर गए और टेम्परेचर घटा, कूलर। इन्वर्जन में क्या होता है, यहीं पे कूल हो जाता है। द मोमेंट आई सेड कूल हो जाता है यहां पे, तो क्या मतलब हुआ इसका, कूल यानी हाई प्रेशर, हवा चुपचाप डिसेंड करेगी, रेनफॉल तो नहीं हो रही। दैट मीन्स अगर कोई जगह इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से भी एसोसिएटेड है इन लैटिट्यूड्स में, वहां भी बहुत ज्यादा रेनफॉल तो नहीं हो रही। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए तो यहां पे 2 चीजों पे आप फोकस करेंगे। पहला, कोल्ड करंट है या नहीं, कि वो ड्राई क्लाइमेट से एसोसिएट होगी या नहीं, और दूसरा ये कॉन्टिनेंट्स के कौन से मार्जिन पे होगी, यहां पे साउथ अमेरिका का भी रेफरेंस है। अब सबसे पहली चीज, हमें वो कंडीशंस चाहिए जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल तो नहीं हो रही। यानी अगर मैं वार्म करंट और कोल्ड करंट को कंपेयर कर लूं, है ना, और ये कहूं कि बहुत ज्यादा रेनफॉल कहां नहीं होगी, तो मुझे पता है कोल्ड कंडीशंस में हवा चुपचाप सबसाइड कर रही है। तो क्योंकि मैं ड्राई क्लाइमेट्स की बात कर रही हूं, बिल्कुल कोल्ड करंट का रेफरेंस है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स के कौन से मार्जिन पे होगी। अगर मैं साउथ अमेरिका का भी रेफरेंस लूं, यहां पे आपको ओशनोग्राफी पे आना पड़ेगा, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे। साउथ अमेरिका का भी आप वेस्टर्न मार्जिन देखिए, है ना, कोल्ड करंट ब्लू कलर, तो यहां पे आप देखेंगे वेस्टर्न मार्जिन का रेफरेंस है, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। अब और हायर लैटिट्यूड्स पे जाएं तो ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में होंगे। अब बेसिक समझिए, कॉन्टिनेंट है, मॉइस्चर लेडन विंड्स कॉन्टिनेंट में जा रही है। बाय द टाइम ये मॉइस्चर लेडन विंड्स कॉन्टिनेंट के इंटीरियर तक पहुंचेंगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा रेनफॉल का। क्यों? क्योंकि पहले ही मॉइस्चर से जो कोस्टल जोन्स हैं, राइट, वहां पे रेनफॉल हो चुकी होगी। सो बाय द टाइम ये इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट पे पहुंचेंगी, ह्यूमिड विंड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं होगा। दैट मीन्स अगेन बहुत कम रेनफॉल लीडिंग टू ड्राई क्लाइमेट्स, राइट। तो बेसिक्स पे आपने जरूर फोकस करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी का ही कंटेंट है। चलिए, हाँ, ये भी देखिए। अब एनसीईआरटी से ही अगर आप ड्राई क्लाइमेट का रेफरेंस लेंगे, यहां पे देखिए डेजर्ट स्टेपे, है ना, डेजर्ट स्टेपे का रेफरेंस है, तभी आप देखिए कि कम रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं, है ना। डेजर्ट का रेफरेंस ले तो भी, और ग्रासलैंड्स का रेफरेंस जब हम स्टेपे कहते हैं तो भी, तो इसीलिए ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है ये। अब रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, देखिए यहां पे द इक्वेटोरियल बेल्ट,
the windward slope of mountains along the western coast in the cool temperate zone and the coastal areas of the monsoon land receive heavy rainfall of over 200 centimeter per annum. In some regions, rainfall is distributed evenly throughout the year, such as an equatorial belt and western part of cool temperate regions. अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑप्शंस ही करेक्ट है. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. अब यहां पे अगर हम देखें, हैवी रेनफॉल का रेफरेंस है. अब जब हम इक्वेटोरियल बेल्ट की बात करते हैं, हमें पता है यहां पे साल भर रेनफॉल होती है ना. रादर जब आप इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हो, हम यही बात करते हैं कि साल भर जो है यहां पे रेनफॉल होती रहेगी. रादर इसका जो कीवर्ड होता है वो यूनिफॉर्मिटी होता है ना. साल भर रेनफॉल होती जा रही है, हॉट एंड ह्यूमिड. वहीं अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहां पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन का रेफरेंस है. वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कूल टेम्परेट जोन. जब हम वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ाते हैं तो कूल टेम्परेट जोन का अगर मैं वेस्टर्न पार्ट देखूं, है ना, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट का रेफरेंस लूं, है ना, यहां पे भी वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा रेनफॉल है. अब देखिए, कूल टेम्परेट जोन वेस्टर्न जो है मार्जिन का रेफरेंस है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट का रेफरेंस. अब यहां पे आप देखो, वेस्टर्लीज का इंपैक्ट बहुत है. वेस्टर्लीज का साल भर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा और इससे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि मॉइस्चर से भरी हुई विंड्स यहां पे इंपैक्ट कर रही हैं, राइट, वेस्टर्न जोन्स पे. तो वही तो वो कह रहा है कि कूल टेम्परेट जोन के वेस्टर्न कोस्ट पे, है ना, और माउंटेन रेंजेस का भी रेफरेंस है. तो हमें पता है विंडवर्ड साइड पे ही बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, लीवर्ड पे तो वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होती, अगर मुझे गेस वर्क लेना हो तो. लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कूल टेम्परेट जोन और जो है वेस्टर्न साइड. यही नहीं, तीसरा ऑप्शन देखिए, मॉनसून लैंड्स के कोस्टल एरियाज. अब द मोमेंट इट सेड कोस्टल एरियाज, तो अगेन मैं हैवी रेनफॉल की तरफ एक रुझान जरूर रख सकती हूं. ऑफ कोर्स मुझे याद करना पड़ेगा कौन कौन से जोन्स हैं जहां पे इतनी रेनफॉल है, लेकिन यहां पे हम बेसिक लॉजिक जरूर लगा सकते हैं. अब वो कह रहे हैं इन कुछ जगहों पे रेनफॉल साल भर जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. फॉर एग्जांपल आपको इक्वेटोरियल बेल्ट के बारे में पता है. सिमिलरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट रीजन्स में भी होगा. यहां पर भी आप देखेंगे साल भर रेनफॉल रहती है. वेस्टर्लीज का इंपैक्ट यानी मॉइस्चर लेडन विंड्स का इंपैक्ट तो बहुत ही ज्यादा रहता है. रादर ये टॉपिक अगर आप देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, एनसीईआरटी का है कि ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन जो जोन्स है उनकी ये बात करते हैं. तो यहीं से मैंने दो सेंटेंसेस जो हैं लिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ी लेट प्रिपरेशन शुरू की है, अभी भी समय है, आप हमारे फाउंडेशन बैच का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आई थिंक 20 दिसंबर के बाद उसमें एडमिशंस जो है नहीं हो रहे, राइट. तो फाउंडेशन बैचेस में 28 दिसंबर इज द लास्ट डेट. अगर अभी भी आप तैयारी करना चाहते हैं उन बैचेस से, उनका पार्ट जरूर बने. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी करंट अफेयर्स में था होकेरसर वेटलैंड कहां पर है. मैं आपको बताऊंगी भी क्या करंट अफेयर्स में था. मैंने रिसेंटली बैच में भी पढ़ाया है करंट अफेयर्स में, जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है. अब न्यूज में क्या आया हुआ था कि जब भी आप इस वेटलैंड की बात करेंगे ना, आप देखेंगे बर्ड सेंचुरी से एसोसिएटेड रहेगा ये. तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. तो कहा जा रहा है वहां पे लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से इस बार इनका अराइवल इंपैक्ट हुआ है. अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो ये भी कहेंगे कि लैक ऑफ रेनफॉल ही इकलौता रीजन नहीं है. दे टॉक अबाउट इलीगल सैंड माइनिंग, एनक्रोचमेंट्स. वो कह रहे हैं जब ये सारा रीजंस मिल जाते हैं उससे प्रोबेबली अराइवल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पे जो है इंपैक्ट हुआ है, राइट. तो इसीलिए मैंने आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन करा दिया. नेक्स्ट चीज देखें, यहां पे इस पे मैंने रिसेंटली शॉर्ट भी बनाया था कि यहां पे एक एक्सप्लेनेशन है, कुछ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं, आपको बताना है ये एक्सप्लेनेशन मोस्ट एप्रोप्रिएटली कौन सा वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो है उससे एसोसिएटेड रहेगा. अब देखिए, दे आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ अर्थ्स वोल्केनोस. इतने एक्सप्लोसिव होते हैं जब दे इरप्ट, ये कोलैप्स कर जाते हैं ऑन देमसेल्व्स रादर देन बिल्डिंग समथिंग. कोलैप्स ही कर जाते हैं. और इनकी एक्सप्लोसिवनेस बताती है कि मैग्मा चेंबर जहां से लावा आ रहा है इज नॉट ओनली ह्यूज, है ना, बहुत बड़ा तो है ही है, लेकिन क्लोज विसिनिटी टू द ग्राउंड भी है. तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? कैल्डेरा.
मैं अगर आपको बेसिक समझाना चाहूँ ना, कैल्डेरा में होता क्या है कि जो मैग्मा चेंबर है जहां से लावा आ रहा है, एक तो वो बहुत क्लोज विसिनिटी में होता है ग्राउंड के और काफी बड़ा रहता है। तो जैसे ही ये एक्सप्लोजन होता है, राइट, अब यहाँ पे रादर देन बिल्डिंग समथिंग वो जोन कोलैप्स कर जाता है, रादर यहाँ पे डिप्रेशंस बन जाते हैं, जोन कोलैप्स होके डिप्रेशंस बना देता है। इन डिप्रेशंस को ही कैल्डेरा कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जब इन डिप्रेशंस में पानी भर जाता है तो इन्हें कैल्डेरा लेक्स कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस कहता है इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसे हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कह रहे हैं। कंडेंसेशन में ऑल्सो टेक प्लेस व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट। इनमें से इनकरेक्ट क्या है? दोनों ही करेक्ट है। अब बेसिक समझते हैं। यहां पे हमें बेसिकली इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक समझिए, जब भी हम ओशन वाटर की बात करते हैं, जब भी हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, हम कहते हैं पानी में इवेपोरेशन हुआ, वेपर बना, बादल बने, बारिशें हुई, ऐसी बातें करते हैं। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं ऐसा कि पेपर में आपका सवाल जो है सॉल्व हो। अब देखिए, ओशन वाटर है ना, यानी कि लिक्विड, जब आप इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, राइट, जब आप पानी को, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तब जाके वेपर बनता है, और वेपर एक्चुअली गैस ही होता है। अब ध्यान दीजिए, पानी को यानी लिक्विड को आपने हीट दी, उससे वेपर यानी कि गैस बन गया। दिस इज कॉल्ड योर इवेपोरेशन। तभी हम कहते हैं पानी इवेपोरेट होता है, वेपर बनता है, बादल बनते हैं, बारिशें होती हैं। सो बेसिकली ओशन वाटर को, है ना, फॉर एग्जांपल ओशन वाटर को आपने हीट दी, उससे वेपर बन गया, इवेपोरेशन हो गई। अब इस वेपर से जब वापस बूंद बन जाएगी, इस वेपर से जब वापस बूंद बन जाएगी, उसको कहते हैं कंडेंसेशन, राइट। सो वाटर वेपर जब वापस वाटर बन जाता है, ये जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, जब बूंद बन जाता है, वो कंडेंसेशन है। नेक्स्ट, जब मैंने पानी को हीट दी तो वो गैस बना। अब मैं ये हीट वापस ले लेती हूं तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। याद रखने का तरीका है, आपने लिक्विड को हीट दी, वो गैस बन गया, गैस से हीट वापस ले लो, वो वापस बूंद बन जाएगा, वेपर से हीट वापस ले लो, वापस बूंद बन जाएगा। अब हीट वापस ले लो को मैं लॉस ऑफ हीट लिख सकती हूँ, या फिर मैं कूलिंग भी लिख सकती हूँ, है ना। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, ध्यान से देखना। कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए? लॉस ऑफ हीट या कूलिंग, राइट। अब ये यूजुअली ऊपर, पता है क्यों हो रही है, आपको याद कैसे रखना है कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते हो टेम्परेचर कम होता है। हम नॉर्मल लैब्स में भी पढ़ते हैं, यानी कि जो हमें लॉस ऑफ हीट चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए, वो हमें एक स्पेसिफिक जो है ऊपर जाते जाते ही ऑल्टीट्यूड के रेफरेंस में ही मिलता है ना। यूजुअली हम कहते हैं बादल यूजुअली ऊपर क्यों बन रहे हैं, बिकॉज वहीं पे कंडेंसेशन हो रही है, वहीं पे बादल बन के बारिशें हो रही है। तो आप देखेंगे इनिशियली हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं जिससे वेपर बन रहा है, राइट, लेकिन ऊपर जाते जाते क्या होगा? लॉस ऑफ हीट होगा, कूलिंग का रेफरेंस होगा, जिससे ये वेपर वापस क्या बन जाएगा? बूंद बन जाएगा, यानी कूलिंग का रेफरेंस रहेगा कंडेंसेशन में। अब यहां पे जब वापस वेपर जो है वापस बूंद बन गया, अब बूंद हवा में सस्पेंडेड नहीं रहेगी, उसे एक सरफेस चाहिए जहां पे बूंद गिर सके। दिस सरफेस इज रेफर्ड टू एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। अब दिस सरफेस कुड बी अ डस्ट पार्टिकल एज वेल। तो बेसिकली क्या हुआ? पानी को आपने हीट दी, राइट, वो गैस बन गया, पानी को हीट दी, वेपर बन गया, यानी इवेपोरेशन। ऊपर जाके नॉर्मल लैप्स रेट याद रखिएगा, लॉस ऑफ हीट हुई तो ये गैस वापस बूंद बन गई। अब इसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए जिस सरफेस पे ये आ सके, यहीं से जो है बादल बनने या बारिशों की बात होती है, राइट। सो कूलिंग का भी रेफरेंस आप समझ गए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी रेफरेंस समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कंडेंसेशन तब भी हो सकती है व्हेन द टेम्परेचर इज क्लोज टू ड्यू पॉइंट। सबसे पहले समझिए, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे एयर सैचुरेटेड है। एयर सैचुरेटेड होने का मतलब है कि ऑलरेडी उसमें बहुत सारा मॉइस्चर भरा हुआ है, एयर सैचुरेटेड है विद मॉइस्चर, एयर सैचुरेटेड है विद वाटर वेपर।
ऐसी कंडीशन में जब एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है विद वाटर वेपर, मान लीजिए वाटर वेपर बनता भी है, वहां रुक ही नहीं पाएगा, है ना, उस फॉर्म में रुक नहीं पाएगा। याद रखने का तरीका है, क्यों? क्योंकि एयर तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, राइट। ऐसी कंडीशन में उसको वापस बूंद बनना ही पड़ेगा, एंड जैसे ही वापस बूंद बनने की बात आई यानी कॉन्डेंसेशन हो गई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी ड्यू पॉइंट का रेफरेंस आ रहा है तब भी कॉन्डेंसेशन हो सकती है, राइट। तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप जरूर याद करें, पेपर में सवाल आते हैं, और आज के लिए आप इस कूपन कोड को यूज करें तो आपको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।